हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है 1857 का विद्रोह। ये हमारे CC10 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6, इसके अंतर्गत हमें 1757 से लेकर 1857 तक के इतिहास को पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है 1857 का सिपाही विद्रोह। तो इस विषय से संबंधित हमने एक प्रश्न आपको पहले वीडियो में दे चुका हूं। आज मैं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमने 1857 के विद्रोह के स्वरूप एवं महत्व की चर्चा की थी। आज हम 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणामों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस महत्वपूर्ण विषय को प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय काफी सहजता से समझ में आ जाएगा। 1857 का विद्रोह एवं इसके कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रमुख उद्देश्य मुनाफा कमाना था। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कंपनी ने दो कार्य किए, साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण। इन दोनों कार्यों से भारत के शांति जीवन में हलचल पैदा हो गई। अंग्रेजी नीतियों ने संरक्षक संरक्षित संबंध पर आधारित भारतीयों के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को ही तोड़ दिया। इन परिवर्तनों ने भारतीय जीवन की शांत धाराओं को आंदोलित किया, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया तीव्र होने लगी। ये प्रतिक्रियाएं नागरिक जनजातीय विद्रोह के रूप में या तो होती थी, साथ ही यदाकदा सैनिक विद्रोह के रूप में भी घटित होती थी। जैसे सन्यासी विद्रोह 1763 से 1820 का, भील विद्रोह 1820 से 1818 से 1822 का, कोल विद्रोह 1831 से 32 का, छोटा नागपुर और पलामू में हुए छोटे विद्रोह, फराजी विद्रोह, मोपला विद्रोह, वेल्लोर सैनिक विद्रोह, बैरकपुर सैनिक विद्रोह 1824 आदि। अंततः देश के विभिन्न भागों और समुदायों में बढ़ते आक्रोश का संगठित स्वरूप 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आया। अब हम 1857 के विद्रोह के कारणों का एक एक करके परीक्षण करेंगे। तो चलिए हम इस विद्रोह के सबसे प्रमुख कारक का वर्णन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कारक है वह है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत हम देखते हैं कि डलहौजी का जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसके तहत भारत में अपनी सत्ता के प्रसार के क्रम में अंग्रेजों ने सहायक संधि, घेरे की नीति आदि कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया, परंतु डलहौजी की विलय नीति ने भारतीय शासकों को आंदोलित कर दिया। जैसे अवध के भूतपूर्व नवाब नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई एटसेट्रा इत्यादि। जैसे जैसे भारतीय राज्य समाप्त हुए, भारतीय राजा इनके प्रति अधिक आशंका और भय से भर गए। भारतीय शासक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी असंतुष्ट हो उठा। एक और राजनीतिक कारण भारत के ब्रिटिश शासन का स्वरूप अनुपस्थित प्रभुसत्ता के रूप में भी होना था। दरअसल अंग्रेज भारत के शासक होने का दावा तो करते थे, परंतु वे भारत में नहीं रहते थे।
वे बाहर से भारत पर शासन करते थे, साथ ही भारतीय संस्कृति से भी भिन्न थे। इसके विपरीत वे शोषणकारी नीतियों के द्वारा अपनी विदेशी पहचान को और भी बढ़ा रहे थे, भारतीय समाज से दूर होते जा रहे थे। इस तथ्य ने भी लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध किया। राजनीतिक कारणों को देखने के बाद हम इसके दूसरे कारण की तरफ बढ़ेंगे। हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है इस विद्रोह का, वह है आर्थिक कारक। जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का आर्थिक शोषण एवं देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, साथ ही परंपरागत जमींदारों को निर्धन बना दिया। इनका असंतोष 1857 के विद्रोह में भागीदारी के रूप में सामने आया। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण बहुसंख्यक किसानों के हाथ से जमीन निकलकर व्यापारियों और सूदखोरों के हाथों में जमीन चली गई और भारी लगान देकर नए जमींदार ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने वंशानुगत भूमिपतियों के पद, अधिकार और लगान मुक्त भूमि छीन ली। साथ ही इनाम में दी गई भूमि भी जब्त कर ली गई, जिससे पुरोहित और मौलवियों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। भू राजस्व नीतियों के अलावा कृषि के वाणिज्यीकरण ने जनता की परेशानियां बढ़ाई। वाणिज्यीकरण का कोई लाभ किसानों को नहीं मिला, बल्कि अकालों की बारंबारता ने इसे और ज्यादा मुश्किल बना दिया। विऔद्योगिकीकरण या औद्योगिकीकरण ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। कारीगरों और छोटे उद्योग बर्बाद होने लगे। ये बेरोजगार वर्ग कृषि की ओर बढ़ा, जिसके कारण कृषि पे दबाव बढ़ता चला गया। कंपनी ने भारत के आर्थिक शोषण का कोई तरीका नहीं छोड़ा। भारत एक औद्योगिक देश से एक कृषि उपनिवेश बन गया। इस प्रकार भारत एक गरीब देश बनता चला गया। आर्थिक शोषण से पीड़ित भारत की बहुसंख्यक जनता का क्रोध 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। हमने इनके दूसरे कारण को देखा, जो आर्थिक कारण था, और पहला कारण जो राजनीतिक कारण था। अब इसके तीसरे कारक जो है सामाजिक कारण, उस पर प्रकाश डालेंगे। अंग्रेज नस्लवादी भावना से ग्रसित थे। वे भारतीयों को हीन भावना से देखते थे। उन्होंने भारतीयों को असभ्य कहा और उनको सभ्य बनाने को अपना नैतिक कर्तव्य या उद्देश्य बताया। अंग्रेजों के शासन के औपनिवेशिक स्वरूप को व्हाइट्समैन बर्डन सिद्धांत से सही ठहराने की कोशिश की गई। भारतीय पश्चिमी संस्कृति के हमले से चिंतित थे, परंतु सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साम्राज्यवाद, अंग्रेज इतिहासकारों ने सामाजिक कारणों को बहुत महत्व दिया है। उनके अनुसार पिछड़े, अशिक्षित भारतीय अंग्रेजों के सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि को समझ ना सके, फलतः वे विद्रोह किए। यह विचार एक पक्षीय है। सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह
जैसे प्रचार में भारतीय स्वयं अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। सुधारकों का विरोध अवश्य हो रहा था, परंतु इनकी संख्या इनके समर्थकों की संख्या से कम थी। ब्रिटिश इतिहासकार भारतीयों को पिछड़ा सिद्ध करने के लिए सामाजिक कारणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। अब हमने सामाजिक कारणों को देखा, अब इसके चौथे कारक जो है धार्मिक कारक, उसको देखते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों को असंतोष और आशंका से भर दिया। वे भारतीय धर्मों की खुलेआम आलोचना करते थे और अंग्रेजों का समर्थन भी करते थे। भारतीयों को इससे अपने धर्म के संकट में पड़ने की आशंका हो गई। लोगों के धार्मिक उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई शिक्षा के कारण भारत के पारंपरिक शिक्षक बेरोजगार हो गए। ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा और सभी को साथ में बैठाया जाता था। इससे उच्च हिंदू जाति के लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचा। 1850 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा धर्म परिवर्तन को वैधानिक बना दिया गया और गैर ईसाइयों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह से हमने देखा कि इसके सैनिक धार्मिक कारण थे। धार्मिक कारण के बाद हम 1857 के विद्रोह के अगले कारण जो सैनिक कारण था, पांचवा पॉइंट, वह है सैनिक कारण। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। सेना में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नस्लीय भेदभाव किया जाता था। सेना में भारतीयों को मिलने वाला उच्चतम पद सूबेदार का होता था, जिसका मासिक वेतन 60 से 70 रुपए होता था। यहां नस्ल एवं जाति को ही प्रधानता दी जाती थी। बंगाल सेना का 60% भाग अवध और उत्तर पश्चिम भाग से आता था और इससे अधिकतर उच्च जाति के भारतीय होते थे। ये सेना के उस अनुशासन को स्वीकार नहीं कर पाते थे जिसमें तथाकथित निम्न जाति के सैनिकों को समान माना गया था। 1856 में पारित सामान्य भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध करने के लिए भेजा जा सकता था, जबकि भारतीयों द्वारा समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध माना जाता था। 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया था कि सैनिकों को विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे अधिकांश सैनिकों की वेतन काफी कम हो गई थी। सैनिकों में असंतोष की शुरुआत सेना में उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव से शुरू हुई। उच्च कोटि के वीरता और वफादारी के बाद भी जब उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिली, तब उन्हें विदेशी शासन के असली चरित्र समझ में आया। लगातार विभिन्न कारणों से इसमें असंतोष
बढ़ता चला गया। अब हमने देखा सैनिक का जो असंतुष्टि थी वह कैसे इसका एक महत्वपूर्ण कारक बना। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वह है इसका तात्कालिक कारण। चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफलों के प्रयोग का निश्चय किया। इसके बाद यह शीघ्र ही यह अफवाह फैल गई कि नई राइफलों में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जिसे प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता है। इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह उनकी धार्मिक भावना के खिलाफ था। यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। औपनिवेशिक सरकार के शोषण से भारत का पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। यह विद्रोह साम्राज्यवादी सरकार के द्वारा अपनी व्यवस्था लादे जाने का कारण था, जिसे छिटपुट हुए प्रारंभिक विद्रोह तथा बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि 1857 का जो विद्रोह था इसके अनेक महत्वपूर्ण कारक थे। इन कारकों की चर्चा करने के बाद अब हम इसके परिणामों की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणामों को देखते हैं। हालांकि 1857 के विद्रोह को बहुत जल्द ही दबा दिया गया, परंतु इससे एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन हो गया। इसके लिए एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा एक भारत एक राज सचिव पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का प्रावधान किया गया। यह 15 सदस्यीय परिषद की सहायता से भारत पर शासन के लिए अधिकृत किया गया। भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। यह पहले की तरह अपने कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन कार्य करने लगा। अब हम विभिन्न बिंदुओं से इसके परिणामों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम को देखते हैं। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों को साम्राज्य में मिलाने की नीति को सैद्धांतिक रूप से त्याग दिया। 1857 में देसी रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता की थी और इसके पुरस्कार के तौर पर उनके अस्तित्व को बनाए रखने की और उनकी मित्रता संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। इसका मतलब यह नहीं है कि रियासतों की स्वतंत्रता दी गई, बल्कि अब यह रियासतें ब्रिटिश क्राउन की एजेंट बन गई। इन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार किया। सर्वोच्च सत्ता के रूप में रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। संचार साधनों के विस्तार से यह हस्तक्षेप और भी बढ़ गया। अर्थात पहले
विभिन्न नीतियों के द्वारा भारतीय रियासतों को समाप्त किया गया था, लेकिन अब सिर्फ एक अधिनियम के द्वारा सारी भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। राजनीतिक परिणाम के पश्चात हम इसके सेना के दूसरे परिणाम को देखेंगे, जो है सेना का पुनर्गठन। 1857 के विद्रोह के लिए सैनिकों को उत्तरदायी माना गया, अतः विद्रोह के समाप्त होते ही भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 65,000 तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 की गई। विभिन्न स्थानों पर भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात निश्चित किया गया। बंगाल में यह 2:1, बंबई में 5:2 और मद्रास में 3:1 था। महत्वपूर्ण भौगोलिक और सैन्य स्थानों को यूरोपीय सैनिकों के अधीन रखा गया। साथ ही सशस्त्र सैन्य बलों को अंग्रेजों के अधीन रखा गया। सेना का पुनर्गठन, विभाजन और प्रतिलोलन की नीति पर किया गया ताकि भविष्य में अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट ना हो सके। सेना की भर्ती में धर्म, क्षेत्र, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ऊंची जाति के हिंदुओं और अवध, बिहार तथा उत्तर भारत के सैनिकों की भर्ती कम होने लगी। इनकी जगह गोरखा, पठान व सिख सैनिकों की नियुक्ति की जाने लगी। भारतीय सैनिकों का निर्माण विभिन्न जाति व समूहों को मिलाकर किया गया ताकि उनमें एकता की भावना न आए। इसके अलावे जाति, जनजाति व सांप्रदायिक भावना को भी प्रोत्साहित किया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना पनप ना सके। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण परिणाम है वह है सामाजिक मामलों से दूरी। 1857 के विद्रोह का एक कारण माना गया था कि शासक और शासित के बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों को भी विधानमंडल का हिस्सा बनाना चाहिए। अतः 1861 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये भारतीय जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन यह स्वीकार किया जाना कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस कार्यकारिणी को कोई वास्तविक शक्ति नहीं मिली थी, इसलिए इस नियुक्ति का कोई वास्तविक फायदा नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण परिणाम है वह है सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण। इसमें हम देखते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार ने सामाजिक सुधारों को कमोवेश समाप्त कर दिया। माना गया कि सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार आदि विद्रोह के प्रमुख कारण थे। अतः अब अंग्रेजों ने समाज सुधारों से दूरी बना ली। साथ ही ईसाई धर्म से संबंधित
स्कूलों की सहायता बंद कर दी। न सिर्फ सामाजिक सुधार बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों की अवहेलना की गई। इन क्षेत्रों में भारत अंग्रेजी सत्ता के अंत तक पिछड़ा बना रहा। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम है वह है कि नस्लीय भेदभाव को प्रोत्साहन बढ़ा। 1857 के विद्रोह ने भारत में नस्लीय भेदभाव को और बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ माना और नस्लीय भेदभाव का पालन किया। उन्होंने भारत में मास्टर रेस की अवधारणा अपनाई, जैसे रेल, पार्क, होटल आदि यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। 1857 का विद्रोह एक युग विभाजन नीति थी। यहां अंग्रेजों के प्रादेशिक विस्तार और भारतीयों के आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ होने लगा। इस तरह से हमने देखा कि भारत में विभिन्न आंदोलन संपादित हुए। उन्हीं आंदोलनों की कड़ी में 1857 ईस्वी में एक विद्रोह प्रारंभ हुआ जो मूलतया सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। हमने एक एक कर उन कारकों की चर्चा की। उन कारकों के कारण देश में सुगबुगाहट और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो चुकी थी और उसका परिणाम एक तात्कालिक घटना के रूप में देखते हैं, जिसमें एनफील्ड नामक राइफल के कारतूस को दांत से काटकर भरने के विरोध में सिपाही भड़क उठे और उन्होंने विद्रोह का सूत्रपात कर दिया। क्योंकि यह विद्रोह का तात्कालिक कारण अवश्य था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं था, क्योंकि इसके पूर्व वो सारी पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी जो कि किसी भी विद्रोह के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं आवश्यक पृष्ठभूमि के कारण तात्कालिक घटना ने इस विद्रोह की चिंगारी को और तेज कर दिया और यह विद्रोह संपादित हुआ। इसके पश्चात अंग्रेजों ने क्राउन के अधीन शासन की नीति का पालन किया और अनेक क्षेत्रों में कुछ सुधार भी किए, लेकिन वे सारे सुधार अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए। वे इसमें काफी हद तक सफल रहे और इसके कारण भारतीयों का शोषण, निर्मम शोषण प्रारंभ होने लगा। इसके फलस्वरूप आगे चलकर अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी गई। इन सभी आंदोलनों के लिए 1857 के विद्रोह ने एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित क्रांति की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन यह विद्रोह अचानक फूटा सैनिकों का गुस्सा था जो पिछले कई वर्षों से उनके जनमानस में घर कर चुका था। बस उसे एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों ने पूरी कर दी। और इसके पश्चात अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर जो नीतियां निर्धारित की वह भारतीयों के हित में ना होकर पूरी तरह से ब्रिटिशों के हित में कार्य कर रही थी। और यह जो उन्होंने नीतियां बनाई, उन नीतियों का परिणाम आगे चलकर हम अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद आपकी कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट में वो भेज सकते हैं। हम उनका यथाशीघ्र निष्पादन करने का प्रयास करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।